अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। नाज़रीन, मेयारी उर्दू में आप तमाम का दिली खैर मकदम है। आज हम लोग आपके निसाब को आगे बढ़ाते हुए हिस्सा उर्दू क़वायद को देखेंगे। चूँकि यही एक आखिरी हिस्सा रह चुका है, इसके पहले तमाम हिस्सों को हम लोगों ने, चाहे वो नज़्म हो, नज़्र हो, ड्रामा हो, अफ़साना हो, तहरीकात हो, इन तमाम को हम लोगों ने हल किया। अब हम लोग आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ चुके हैं, वो है हिस्सा उर्दू क़वायद। क़वायद के हिस्से में जो हिस्सा सब क्वेश्चन पेपर में 8 नंबर में आता है, उसमें 4 सवालात होते हैं। ठीक है, 4 में से आपको 2 हल करने होते हैं और उसमें से 5 नंबर के 10 नंबर मिल जाता है। जैसे अब देखिए स्क्रीन पे है ना, सवाल नंबर 8 देखिए, ज़ुमरा नंबर कि दर्ज झैल सवालात में से किसी 2 के जवाब हिदायत के मुताबिक दीजिए। अब उसमें रोमन में 1 दिया हुआ है, उसके बाद रोमन में 2, रोमन में 3, रोमन में 4। तो इन चारों में से आपको 2 हल करना है और हिदायत पढ़ लेनी है। अब जैसे 1 नंबर देखिए रोमन में कि दर्ज झैल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखिए, जवाब कम अज़ कम 100 अल्फाज पर मुश्तमिल हो। तो आप इन जो नीचे में 2 है अलीफ और बे, इन दोनों में से किसी एक पर जो है आप क्या लिख सकते हैं, मजमून लिख सकते हैं। एक पे ही लिखना है, ऐसा नहीं कि दोनों लिख दिया और 2 हल हो गया, नहीं, एक लिखना है। उसी तरह ऑप्शन जैसे रोमन नंबर 2 में देखिए कि दर्ज झैल में से किसी 2 की तारीफ़ कीजिए और मिसालें दीजिए। आप देखिए रोमन नंबर 2 में 3 चीज़ें हैं, अलीफ बे जिम, तो आपको तीनों का जवाब नहीं देना है, किसी 2 का, अलीफ का तो अलीफ का, जिम का जिम का, इस तरह से 2 का जवाब दे दिए तो इससे 5 नंबर मिल जाता है। उसके बाद आपका 3 नंबर में क्या है कि किसी असनाफ की तारीफ़ कीजिए, 2 की, 3 है, 2 की तारीफ़ करनी है आपको। उसी तरह से 4 नंबर में क्या है कि इक्तिबास से उसको उर्दू में तर्जमा कर दीजिए आप। तो 4 आपके पास सवालात हैं, 4 में फिर एक एक करके एक्स्ट्रा भी है। तो आपको क्या करना है कि किसी 2 को ही हल करना है, चाहे आप रोमन 1 को हल कीजिए और रोमन 4 को हल कीजिए, या रोमन 3 को या रोमन 2 को, आपको जो हल लगेगा, आसान लगेगा, वो हल कीजिएगा। तो चूँकि मेरे पास वक्त कम है तो मैं आप लोगों को सिर्फ रोमन नंबर 2 और रोमन नंबर 3 में जो सवालात आते हैं उसे हल करा दूंगा, यानी कि ग्रामर और असनाफ की तारीफ़। इस वीडियो में आप ग्रामर को देखेंगे, अगली वीडियो में मैं जो कि आज शाम को ही अपलोड करूँगा वो देखेंगे आप असनाफ पे। तो जब हम लोग ये क़वायद और असनाफ को हल कर लेंगे, उसके बाद जो है आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है आप लोग इम्तिहान देने जाइए, इंशाल्लाह आप लोग इम्तियाज़ी नंबरात भी हासिल करेंगे। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं कई दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था। दरअसल पीएचडी के काम में इस कदर मसरूफ़ हूँ और सेमिनार वगैरह में कि मुझे वक्त ही नहीं मिल रहा था कि मैं इस पर काम करूँ। इसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ, आप ज़रूर समझिएगा इस चीज़ को। 16 तारीख को आपका एग्ज़ाम होना है और इससे पहले एक और वीडियो बना दिया जाएगा जिसमें तमाम सजेशंस के कौन कौन से सवालात निहायत अहम हैं और आपको जवाब किस तरह से लिखना है, इसको हल कराया जाएगा। मैं सोच रहा था कि जो ABTA में जो सवालात आए हैं, ख़ास तौर से मारूज़ी सवालात, उनको हल करा दूं, लेकिन चूँकि वक्त की किल्लत है शायद ना बना पाऊँ। अगर वक्त मिलता है तो मैं उस पर ज़रूर काम करूँगा। बहरहाल उम्मीद है कि आप सब अब तक जितने टॉपिक्स पर वीडियो बनाई गई है आप तमाम देखे होंगे और याद कर लिए होंगे। इन तमाम टॉपिक्स को आप देख लीजिए, घबराने की ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि इन्हीं में से सवालात आएंगे, इंशाल्लाह आप अच्छे से दे भी पाएंगे। दूसरे सब्जेक्ट्स को भी आप कवर कीजिए, अच्छे नंबरात हासिल कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस्म के बारे में, ज़मीर के बारे में, फ़ेल के बारे में, सिफ़त के बारे में, और इसके बाद इस्तिलाही हुरूफ जिसमें अलीफ, नून, वाव, हाय और याई है, इन तमाम को हम लोग तफसीलन देखेंगे। क्योंकि आपके इम्तिहान में 5 नंबर के लिए ये सवाल आता है तो इसे देखना ज़रूरी है। आपको जिस तरह से लिख के दिया जाएगा उस तरह से आप अपने इम्तिहान में लिखिएगा, आपको कुल नंबरात मिल जाएंगे। तो नाजरीन, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इससे कबल एक गुजारिश है कि इस वीडियो को फटाफट आप लाइक कर दीजिए, दोस्त अहबाब से साझा कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उर्दू क़वायद, सबसे पहले ये आपको सिर्फ समझाने के लिए आपके इम्तिहान में आता नहीं है, बस उर्दू क़वायद है क्या मैं इसे बता दूं। तो आप पहले ये समझिए कि उर्दू क़वायद जो है, क़वायद को अंग्रेज़ी में ग्रामर कहते हैं और हिंदी में व्याकरण कहते हैं। तो चाहे वो ग्रामर हो, क़वायद हो या व्याकरण हो, इसका मतलब यही होता है कि किसी ज़बान को सही तरीके से लिखने, पढ़ने, बोलने, सीखने के लिए जिन उसूलों को
बरता जाता है उन्हीं को हम लोग ग्रामर या कवायद या व्याकरण कहते हैं। तो उर्दू कवायद से मुराद ये है कि उर्दू को सही तरीके से बोलने, लिखने, पढ़ने, सीखने के लिए जिन उसूलों की ज़रूरत पड़ती है वो उर्दू कवायद है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे उर्दू कवायद क्या है। इसे सिर्फ समझिए, आपके इम्तिहान में ये नहीं आएगा, चाहे ये मैं इसलिए पेश कर रहा हूँ ताकि कंसेप्ट भी क्लियर रहे। तो उर्दू कवायद की जो अक़साम है उसे देखिए। जैसे उर्दू कवायद जो है 5 हिस्सों पर बटी हुई है। जैसे एक तो इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ़, इल्म नहव, इल्म बलागत, इल्म उरूज़। चूँकि ये वीडियो बहुत तवील है क्योंकि इसमें बहुत कुछ पेश करना है, इसलिए मैं जो आपके इम्तिहान के हवाले से इम्पोर्टेंट मैं उन्हीं को समझाता चलूँगा। अब जैसे इल्म हिज्जा, इसे आपको समझने की ज़रूरत है बस सिर्फ कि इसमें हम लोग हुरूफ में जैसे किसी लफ्ज़ को हिज्जा कैसे करते हैं, इन चीज़ों के हवाले से सीखते हैं। ठीक है। इल्म सर्फ़ हमारे काम का है, लफ्ज़ के हवाले से इसमें हम लोग बहस करते हैं। इल्म नहव में हम लोग जुमलों के हवाले से, और बलागत और ये जो अरूज़ है, तो इनमें से सिर्फ हमारे काम का एक है, वो है 2 नंबर इल्म सर्फ़। ठीक है। इसके अलावा ये चारों अभी हमारे काम का नहीं है इम्तिहान के हवाले से। ठीक है, बाद में इसे बहुत उम्दा तरीके से समझाया जाएगा कि ये तमाम चीज़ें क्या है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, इस्म क्या है अब। ठीक है, जब हम लोग इल्म सर्फ़ में जाते हैं तो इल्म सर्फ़ में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इस्म है एक, यानी कि लफ्ज़ जो होगा, हम लोग इल्म सर्फ़ में किस चीज़ को पढ़ते हैं, लफ्ज़ को पढ़ते हैं। ठीक है, लफ्ज़ के बारे में, तो कोई भी लफ्ज़ जो है अपनी नौइयत के एतबार से या तो वो इस्म होगा, या तो वो सिफ़त होगा, या तो वो फ़ेल होगा, या तो वो ज़मीर होगा। ये सब चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस्म को देखते हैं कि इस्म क्या है। आपके इम्तिहान में जो सवाल आता है वो कुछ इस तरह से सवाल आता है कि दर्ज झैल में से किसी 2 की तारीफ़ कीजिए और मिसालें दीजिए। और 2 की तारीफ़ करते हैं तो 5 नंबर मिलता है, यानी कि 2.5 नंबर है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ दिया हुआ रहता है अलिफ नंबर में इसमें नकरा, ये तो ये इसमें नकरा दे दिया। इसका मतलब ये कि आपको इसकी तारीफ़ और मिसाल पेश करनी है। ठीक है, बस। तो आपको इसे कैसे लिखना है तो मैं बता दूंगा बाद में अगली वीडियो में, ये आप जानते भी हैं। इसमें नकरा को आपको अंडरलाइन करके उतारना है और उसके बाद आपको क्या लिखना है वो इस तरह से। तो चाहे वो इसमें नकरा है, इसमें मारफा है, वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़ें, तो मैं उन चीज़ों को इस तरह से यहाँ पे जो पेश कर रहा हूँ उसे उसी तरह से आप याद कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे कि इस्म क्या है। तो इस्म जो है आपके इम्तिहान में अगर ये सवाल आता है कि इस्म की तारीफ़ है ना, कि वो जो ब्रैकेट में दे दिया था इस्म, तो आपको लिखना है इस्म लिखने के बाद कि वो लफ्ज़ जिससे कायनात में मौजूद किसी भी शख्स, चीज़, जगह, जानवर, फल, फूल या कैफियत वगैरह के नाम का इल्म हो, उसे इस्म कहते हैं। यानी कि इस दुनिया में जो भी चीज़ मौजूद है, यहाँ ऑप्शन ये दिया हुआ है कॉमा करके, जो भी चीज़ मौजूद है अगर उसका कोई नाम है तो वो नाम क्या कहलाता है, इस्म। इस्म का मतलब ही होता है नाम। ठीक है, ये अरबी लफ्ज़ है, इस्म का मतलब ही होता है नाम। ठीक, इसलिए आप सुने होंगे कि बुज़ुर्ग लोग कहते हैं कि मियाँ आपका इस्म ग्रामी क्या है, यानी कि नाम। तो इस्म ग्रामी, इस्म के माने नाम है, चाहे वो जानवरों का नाम हो, जगह का नाम हो। आप लोग जो देख रहे हैं, आप तमाम के जो भी नाम है वो इस्म है। ये मोबाइल एक चीज़ है, उसका एक नाम है मोबाइल, वो भी इस्म है। कॉपी इस्म है, कलम इस्म है, वगैरह वगैरह चीज़ें। तो दुनिया में मौजूद जो भी चीज़ें हैं, आप याद कीजिए कि वो लफ्ज़ जिससे कायनात में मौजूद किसी भी शख्स, चीज़, जगह, जानवर, फल, फूल या कैफियत वगैरह के नाम का इल्म हो, उसे इस्म कहते हैं। उम्मीद है समझे होंगे आप। इस्म अंग्रेज़ी में नाउन को कहते हैं, इस्म अंग्रेज़ी में नाउन कहते हैं। अच्छा, इस्म हो गया ये, इसे लिखिएगा कि इसे अंग्रेज़ी में नाउन कहते हैं। इस्म की मिसालें मुंदरजा जाले, ये जुमला भी आपको लिखना है कि इसे अंग्रेज़ी में नाउन कहते हैं। तो देखिए अब नाउन की मिसालें, जैसे कलम है, मोहम्मद है, मोबाइल है, चाकू, हिंदुस्तान, दरिया, गंगा, हिमालय, हाथी, मस्जिद, नरगिस में दो चश्मे गलत है, वो सही कर लीजिएगा, आम, मुर्गा, सांप, मछली वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये तमाम चीज़ें इस्म की मिसालें हैं। अब आप खुद देखिए, आप क्या कीजिए, अभी वीडियो को रोकिए और कोशिश कीजिए कि 10 जो है इस्मों के नाम लिखिए, और आपके रूम में जो मौजूद है, जहाँ आप बैठे हैं, वहाँ पे जो चीज़ें मौजूद हैं वो इस्म हैं, और उनमें से किसी 10 या 15 इस्म का नाम आप लिखिए और ग्रुप में जो है उसे सेंड कीजिए, ताकि अंदाज़ा हो कि हाँ आप समझ गए कि इस्म क्या है। ये टास्क समझ लीजिए, ठीक है। आपके पास में मौजूद जो भी इस्म है, जो भी नाम है किसी चीज़ का, वो लिखिए और आप उसे ग्रुप में सेंड कर दिए, कॉपी में लिख करके। चलिए, तो आप समझ गए कि इस्म क्या है। अब हम लोग समझते हैं कि इस्म के अक़साम क्या क्या हैं, ठीक है ना। तो सवाल तो अक्सर इस्म के अक़साम से ही बनता है, इस्म ऐसा नहीं देता कि इस्म क्या है,
लेकिन फिर भी आपको उसे याद रखने में, उसे याद रखिएगा तो आगे की चीज़ों को जो अक़साम है उसे याद रखने में आसानी होगी। तो इस्म के अक़साम, मानी के लिहाज से इस्म के 2 अक़साम हैं। अब मैं यहाँ पे एक चार्ट है, ये देखिए, इस चार्ट में मैंने लिख दिया, उसके बाद फिर इन तमाम की तारीफ़ पेश करूँगा, ठीक है, ताकि आप आसानी से समझ जाएँ। इस्म के अक़साम मानी के लिहाज से अगर देखेंगे तो 2 है। क्या है? इसमें मारफा और इसमें नकरा। बनावट के लिहाज से देखेंगे तो इसमें के जो है 3 अक़साम हैं, इसमें जामिद, इसमें मज़दर, इसमें मुश्तक़, 3। जिन्स के लिहाज से अगर देखेंगे तो इसमें के 2 अक़साम हैं, इसमें मुज़क्कर, इसमें मुअन्नस। तादाद के लिहाज से जब देखेंगे तो इसमें के 2 अक़साम हैं, इसमें मुज़क्कर, इसमें मुअन्नस। तो इसमें से देखिए आपको नीचे से जो 2 है ना अक़साम, जिन्स के एतबार से और तादाद के एतबार से, ये आपके काम का नहीं है इम्तिहान के हवाले से। ऊपर के 2 जो है मानी और बनावट के एतबार से, इसी से इम्तिहान में सवाल आता है। तो इन दोनों, नीचे वाले दोनों को मैं समझा देता हूँ बहुत मुख्तसर में, ताकि आप समझ जाएँ, और ऊपर को मैं तो अब तफसील से लिखूँगा क्योंकि आपको इम्तिहान में लिखना है। तो तादाद के लिहाज से इसमें के 2 अक़साम जो हैं, इसमें मुज़क्कर, ओहो ज़रा सा ये इसमें मुज़क्कर ही रह गया है, यहाँ पे इसमें जमा होना चाहिए, और इसमें वाहिद और वाहिद जमा, ठीक है। 1 नंबर में इसमें वाहिद और 2 नंबर में इसमें जमा, वो मुझसे लिखने में गलती हो गई, बहरहाल। तो अब मैं आपको बताऊं कि कोई जो इसम है वो या तो वाहिद होगा या तो जमा होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर लड़का, तो लड़का जो होगा तो वो, या अभी हम लोग लड़का बोलते तो समझ में आ रहा है कि क्या है, ये वाहिद है, लेकिन लड़के या लड़कों बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जमा है। तो कोई भी इसम, नाम जो है या तो वाहिद होगा या जमा होगा। अब जिन्स के एतबार से कोई भी नाम जो है या तो वो मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा। जैसे मान लीजिए अगर आप राम बोलते हैं तो राम का नाम आप समझ जा रहे हैं कि ये मुज़क्कर है, उसी तरह से सीता बोलते हैं तो आप समझ जाते हैं कि मुअन्नस है। अगर आप बारिश का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो आप समझते हैं ये मुअन्नस है। हवा बोलते हैं तो आप समझते हैं कि मुअन्नस है। अगर आप पानी बोलते हैं तो समझ जाते हैं कि मुज़क्कर है। अगर आप बोलते हैं कि आग, तो आप समझ जाते हैं कि मुअन्नस है। तो जो नाम है या तो वो मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा। तो आप समझ गए कि इस्म जो है वो मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा, वाहिद होगा या जमा होगा। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको समझा दिया हूँ। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि आपके इम्तिहान में क्या क्या आएगा और आपको उससे क्या लिखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस्म के अक़साम में से जो हम लोग देखे थे मानी के एतबार से, तो मानी के एतबार से इस्म की जो 2 अक़साम है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इम्तिहान के हवाले से, ठीक है। इसको आप VVI समझ जाइए। तो इसमें नकरा और इसमें मारफा, इन दोनों को हम लोग देखेंगे। तो अगर आपको इसमें मारफा की तारीफ़ पूछ ले तो आपको ये लिखना है कि वो लफ्ज़ जिससे कायनात में मौजूद किसी भी ख़ास शख्स, चीज़, जगह, जानवर, अच्छा जानवर 2 बार हो गया है, 1 बार कर दिया, जानवर, फल, फूल और कैफियत वगैरह के नाम का इल्म हो, उसे इसमें मारफा कहते हैं। इसमें मारफा की चंद मिसालें मुंदरज चले। यानी कि जो आप नाउन के लिए जो याद किए थे, इस्म के लिए जो तारीफ़, उसमें सिर्फ एक लफ्ज़ का इजाफा करना है आपको, किसी भी ख़ास, जहाँ आप ख़ास का इजाफा कर देते हैं वो इसमें मारफा बन जाता है, ठीक है। तो अब इसमें मारफा की जो है मिसालें, अच्छा आप इम्तिहान में कम से कम 5 से 6 मिसाल दीजिएगा, 1-2 नहीं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लिखा हूँ, आप देख लीजिए। आप पूरा लिखेंगे तो भी कोई मसला नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो सलीम ये ख़ास है, ताज महल ख़ास है, उसके बाद हिंदुस्तान ख़ास है, उसके बाद EBHS स्कूल ख़ास है, कुरान ख़ास है, गुलाब, आम, हिमालय वगैरह। अब देखिए जब आप सलीम का नाम लेते हैं तो इस दुनिया में जितने भी लड़के हैं उसमें से सलीम ख़ास हो जाता है, चाहे वो जय भी नाम के हो। ताजमहल, दुनिया में जितनी भी इमारतें हैं उसमें से ताजमहल क्या है, ख़ास है, क्योंकि आप ताजमहल से समझ जाते हैं कि आगरा में मौजूद एक इमारत है जो ताजमहल है। हिंदुस्तान, दुनिया में करीब 204 से ज़्यादा ममालिक हैं, लेकिन उसमें एक ममालिक का नाम है हिंदुस्तान, तो ये ख़ास है। EBHS स्कूल, दुनिया में बहुत से स्कूल मौजूद है जिसमें इलाही बख्श हाई स्कूल एक ख़ास स्कूल है, क्योंकि नाम जब लेते हैं तो वो मखसूस हो जाता है, इसलिए वो ख़ास है। क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब इसमें नकरा देखिए कि वो लफ्ज़ जिससे कायनात में मौजूद किसी भी शख्स, चीज़, जगह, जानवर, फल, फूल और कैफियत वगैरह के आम नाम का इल्म हो, उसे इसमें नकरा कहते हैं। इसमें मारफा में क्या है, ख़ास का इल्म हो, और इसमें मारफा में क्या है, इसमें नकरा में कि आम, यानी कि कॉमन नाउन, यानी कि किसी को आप तखसीस ना कर सकें, किसी को पहचान ना सकें। अगर मान लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई ये कहता है आपको, कोई आया आपके पास और कहा कि अरे आपके घर आपसे मिलने के लिए हीरो आया है, तो आप समझेंगे भाई हीरो तो आया, लेकिन हीरो कौन, हीरो 1-2 तो नहीं है। अगर आपसे कह दे कि कोई आपके घर में मंत्री साहब आए हैं, तो भाई मंत्री साहब कौन से मंत्री साहब। लेकिन अगर आपको कह दे कि रब्बानी आए हैं तो आप समझ जाएंगे। तो रब्बानी क्या हो गया, इसमें मारफा, लेकिन मंत्री क्या हो गया, इसमें नकरा। इसी तरह से अगर आपसे कोई कह दे कि
मुझे फूल पसंद है, तो आप समझेंगे भाई फूल पसंद है, कौन सा फूल पसंद है, आप कन्फ्यूज़न में आ जाएंगे। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि मुझे गुलाब पसंद है, तो आप समझ गए कि फूलों में से गुलाब पसंद है। यानी कि जब किसी चीज़ को एकदम हम लोग मजमूई तौर पर लेते हैं, उससे उस चीज़ के किसी खास का इल्म नहीं होता, तो वो इसमें नकरा होता है। बात समझ में आ रही है। अगर हम कहते हैं कि डॉक्टर, तो ये भी क्या है कि इसमें नकरा है। इसी तरह से हम लोग कहते हैं कि मुझे फल पसंद है, तो कौन सा फल पसंद है भाई, आम पसंद है। अगर हम कहते हैं कि मेरे घर के बगल में पहाड़ है, तो आप समझ नहीं पाएंगे ना कि कौन सा पहाड़ है। तो हम अगर कहते हैं कि मेरे घर के बगल में हिमालय पहाड़ है, तब जाके आप समझ जाएंगे अच्छा हिमालय है। बात समझ में आ रही है। तो इसमें मार्फा जो है वो ख़ास है, सिंपल में जान जाइए, ख़ास नाम को इसमें मार्फा कहते हैं और आम नाम को इसमें नकरा कहते हैं। आम और ख़ास का मतलब यही होता है कि अगर आप ये पहचान लेते हैं कि हाँ ये शख्स है, ये चीज़ है नाम से, तो वो ख़ास है। और अगर आप फ़र्क नहीं कर पाते हैं, अगर आपके जहन में एक सवाल रहता है कौन, ठीक है, क्या, तो जाके आप समझ जाइए वो इसमें नकरा है। जैसे मान लीजिए कोई कहता है आपको कि आपसे मिलने मंत्री आया है, तो आप बोलेंगे कौन आया है, तो जो जवाब आएगा कि रब्बानी आया है, तो जवाब होगा आपका इसमें मार्फा। बात समझ में आ रही है। यानी कि जब आप इसमें मार्फा का इस्तेमाल करते हैं तो सवाल बाकी नहीं रहता आपके जहन में, लेकिन नकरा में आपके जहन में सवाल बाकी रहता है। उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझें तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसे बहुत अच्छे से ग्रुप में समझाने की कोशिश करूँगा रिकॉर्ड करके। तो इसमें मार्फा और इसमें नकरा ये मानी के एतबार से है, ये आप समझ गए हैं, ठीक है, कि इसमें मार्फा की किस्में क्या हैं। ये इसमें इस्म की जो बनावट के मानी के एतबार से वो किस्में दो। अब देखिए इसमें मार्फा की फिर इसमें कुछ किस्में हैं, ठीक है। इसमें मार्फा की जो ख़ास किस्में हैं उसमें से इसमें इशारा, 2 नंबर में इसमें मौसूल, 3 नंबर में इसमें ज़मीर और 4 नंबर में इसमें अलम। इसको अलम पढ़ेंगे। पहले 3 जो हैं, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, इसमें ज़मीर, ये आपके काम का नहीं है, इसे अभी रहने दीजिए। एग्ज़ाम के हवाले से इसमें अलम बहुत अहम है, ठीक है, इसमें अलम। अब इसमें अलम की किस्में जान लीजिए। सवाल में ऐसा इसमें अलम नहीं आता है, लेकिन इसमें अलम की जो किस्में हैं वो सवाल में आता है अक्सर। तो इसमें अलम की फिर 5 किस्में हैं, ठीक है। देखिए इसम की मानी के एतबार से 2 किस्में, इसमें मारफा, इसमें नकरा। और इसमें मारफा की फिर 4 किस्में, जिसमें से एक है इसमें अलम। फिर इसमें अलम की 5 किस्में, जिसमें से ये 5 है, 1 उर्फ, 2 कुन्नियत, 3 लक़ब, 4 खिताब, 5 नंबर तखल्लुस, ठीक है। ये पाँचों अक्सर इम्तिहान में पूछे जाते हैं। तो अब आइए इसकी तारीफ़ देखते हैं। उर्फ अगर आपके इम्तिहान में आता है तो उर्फ की तारीफ़ क्या करेंगे आप कि उर्फ से मुराद वो नाम है जो किसी शख्स का असली नाम तो ना हो, मगर प्यार, नफ़रत या हिकारत की वजह से एक ख़ास हल्के में मशहूर हो जाए। मिसाल के तौर पर आप अक्सर देखेंगे गाँव में किसी का नाम कुछ होगा, लेकिन आप पुकारेंगे किसी और नाम से, चाहे वो मोहब्बत से हो चाहे वो नफरत से हो। तो वही क्या है, उर्फ है। अक्सर बोर्ड में भी लिखा हुआ रहेगा कि कल्लू उर्फ कालिदास, इस तरह से। तो ये उर्फ। अब जैसे एग्जांपल देखिए, कालिदास से कलवा, नजमा से नज्जो, शबनम से शब्बो, लखन प्रसाद से लक्की, सोमनाथ सिंह से सम्मुआ वगैरह। तो आपको इसी तरह लिखना है मिसाल भी, ठीक है। अगर आपको उर्फ आ गया तो ये हूबहू लिखना है। समझ गए उर्फ क्या है? जो प्यार से कोई नाम हम लोग एक्स्ट्रा डाल देते हैं ना, तो गांव में तो बहुत होता है, कोई इंसान बहुत जो है दाल खाता है तो उसको दलखुआ बोल देते हैं, वो भी उर्फ है नफरत से। बहरहाल कोई काला है तो उसको कलवा बोल देते हैं, कोई नाटा है तो उसको नटका बोल देते हैं, ये सब उर्फ है। आप देखिए कुन्नियत, कुन्नियत क्या है? तो आप अगर आपके इम्तिहान में आए तो कुन्नियत को इस तरह आप समझेंगे कि कुन्नियत से मुराद वो नाम है जो माँ बाप या बेटे बेटी के रिश्ते की मुनासिबत से पड़ जाते हैं, यहाँ पढ़ छूट गया, पड़ जाते हैं। कुन्नियत का ज़्यादा रिवाज अरबी में है, जबकि उर्दू में बहुत कम। मिसाल के तौर पर कुन्नियत जो है वो ऐसा नाम है जो असल नाम के अलावा भी मशहूर होता है, ठीक है, और अरबी में ज़्यादा है, उर्दू में कम है। जैसे एग्जांपल देखिए, इब्ने मरियम, ठीक है, माँ के रिश्ते से इब्ने मरियम पड़ा है। उसी तरह से उमर बिन खत्ताब, बाप के रिश्ते से। उसके बाद शबनम के अब्बा, हमीदा की अम्मी वगैरह। ये जो इब्ने मरियम और उमर बिन खत्ताब ये अरबी में है। उर्दू का लहजा क्या है? शबनम के अब्बा, हमीदा की अम्मी। घर में अक्सर देखेंगे आपकी अम्मी अगर अब्बू को पुकारेंगी तो वो जो बड़ा बेटा होता है या बड़ी बेटी होती है उसके नाम से जोड़ करके पुकारते हैं। तो ये भी नाम हो गया एक, शबनम के अब्बा या हमीदा की अम्मी, इस तरह से। तो ये भी क्या है? कुन्नियत है, जो कि रिश्ते से पड़ जाते हैं, रिश्ते की वजह से, ठीक है ना। तो आप उर्फ समझ चुके हैं, कुन्नियत समझ चुके हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं लक़ब क्या है। तो लक़ब, अच्छा खिताब।
खिताब से मुराद वो एजाज़ी नाम है। देखिए ये सब नाम ही है। खिताब से मुराद वो एजाज़ी नाम है जो किसी शख्स को हुकूमत की जानिब से दिया जाता है। यानी हुकूमत की तरफ से भी बहुत से नाम दिए जाते हैं ना, जिसको अवार्ड भी कहते हैं, जैसे सर का खिताब। जैसे सैयद अहमद ख़ान के आगे सर लगा हुआ है ना, सर सैयद अहमद ख़ान, तो सर क्या है, वो खिताब है, मशहूर हो गया वो नाम। या खान बहादुर, जैसे वहशत कलकत्वी को ये मिला था, शमशुल उलमा ये हाली को मिला था, निशान हैदर वगैरह, ये तमाम क्या है, ये वो नाम है जो सरकार की तरफ से मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसे क्या कहते हैं, खिताब। उसी तरह से लक़ब, तो लक़ब क्या है, कुन्नियत से मुराद वो नाम है जो किसी शख्स की असली नाम की बजाय उसकी सिफत की वजह से पड़ जाए। अच्छा, यहाँ पे कुन्नियत नहीं है, यहाँ पे लक़ब है। वो लिखते वक्त एडिटिंग नहीं कर पाया मैं, यहाँ पे कुन्नियत जो पहले लिखा हुआ था वही आ गया, यहाँ पे कुन्नियत नहीं लक़ब। तो लक़ब से मुराद वो नाम है जो किसी शख्स की असली नाम की बजाय। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे एक गलती है, शख्स के बाद ना के लिखना है आपको, की नहीं लिखना है। किसी शख्स के असली नाम की बजाय उसकी सिफत की वजह से पड़ जाए। यानी कि लक़ब क्या है कि अगर आप में कोई खूबियाँ उसकी वजह से अगर कोई नाम पड़ जाए तो वो क्या है, लक़ब है। जैसे कलीमुल्लाह, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम, गालिबन मूसा अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह से बात करते थे, तो वो कलीमुल्लाह हो गए, अल्लाह से बात करने वाला। मज़लूम करबला, चूँकि करबला में जो शहीद हुए थे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हाँ गालिबन, तो उनको क्या कहते हैं हम लोग, मज़लूम करबला का उसको लक़ब दिए हुए हैं। खलीलुल्लाह, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह के वो खलील थे, बहुत अजीज़ थे। तो ये इस तरह से क्या होता है, सिफत की वजह से, ठीक है। कोई देखेंगे बहुत बहादुर होगा तो उसको शेर हिंदुस्तान या शेर ये वो इस तरह से जो दे देते हैं ना, तो वो लक़ब है वो सब, ठीक है। तखल्लुस देखिए अब आप, तखल्लुस से मुराद वो नाम है जो शायर शायरी में अपने असली नाम के अलावा इस्तेमाल करता है। मसलन मिर्ज़ा असदुल्ला खां का तखल्लुस गालिब, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन का तखल्लुस हाली, असरार हसन खान का तखल्लुस क्या है, मजरू वगैरह। यानी कि शायर अपने नाम में अपने नाम का पूरा हिस्सा जो है शायरी में इस्तेमाल नहीं करता, या तो कुछ छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करता है या कोई दूसरा नाम इस्तेमाल कर लेता है, तो वही तखल्लुस है। अब मान लीजिए एक शेर है ना गालिब का कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब। अगर वो बोले कि दिल के खुश रखने को मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, ये ख्याल अच्छा तो कितना ख़राब लगेगा। इसलिए छोटा सा नाम जो होता है या दूसरा नाम वो तखल्लुस कहलाता है। अब देखिए अगले स्लाइड को। अब इसमें नकरा की किस्में देखिए। अभी तक आप मारफा की किस्मों में से अलम और अलम की किस्में देख रहे थे 5। अब देखेंगे हम लोग इसमें नकरा की किस्में। अब इसमें नकरा में देखिए, एक पहली किस्म का जो नाम है वह इसमें ज़ात, इसको इसमें शख्सी भी कहते हैं। उसके बाद है इसमें ज़र्फ़, जिसे इसमें ज़मा व मकां भी कहते हैं। 3 नंबर में इसमें आला, 4 नंबर में इसमें सौत, 5 नंबर में इसमें मुकब्बर और 6 नंबर में इसमें मुसग़्ग़र, ठीक है। ये तमाम आपके इम्तिहान में पूछे जाते हैं और ये तमाम को आपको पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें ज़ात आपके इम्तिहान में अगर आ जाए तो आपको इसमें ज़ात की तारीफ़ कैसे लिखेंगे आप। अच्छा, आपके इम्तिहान में अगर सवाल आता है तो आप भी इसी तरह लिखेंगे कि कॉपी के बीच में इसमें ज़ात लिख देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, कॉलन हाइफन दे देंगे और उसके नीचे से लिखना शुरू करेंगे। तो इसमें ज़ात आ जाने से क्या लिखेंगे कि इसमें ज़ात से मुराद वो नाम है जिससे किसी शख्स या चीज़ का इल्म हो, ठीक है। मसलन गाय से हम लोग को जानवर का इल्म होता है कि एक जानवर है। मछली बोलने से पता चल जाता है, लेकिन कौन सी मछली ये आपको पता नहीं चल रहा है। लेकिन जैसे बोल देंगे सिलन माछ तो वो क्या हो जाएगा, फिर इसमें ख़ास हो जाएगा, याद रहे। तोता बोलने से आपको समझ आएगा, तोता की जो प्रजाति है उसका नाम लेंगे तो ख़ास। कुर्सी, कौन सी कुर्सी पता नहीं, तो ये चीज़ का इल्म हो रहा है। घड़ी, तो इसमें ज़ात क्या है कि जानदार या गैर जानदार का इल्म होगा इसमें आपको, मजमू, ये इसमें ज़ात है, ठीक है ना। इसका ख्याल रखिएगा कि ये कॉमन नाउन है। इन तमाम से देखिए गाय, मछली, तोता, कुर्सी, घड़ी, इन तमाम से आप तखसीस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, कि गाय से मुराद कौन सी गाय है, समझ गए। मछली से मुराद कौन सी मछली है, मछली की कौन सी किस्म, तोता से मुराद कौन सा तोता, इस तरह से। अब इसमें ज़र्फ़ देखिए। इसमें ज़र्फ़ से मुराद वो नाम है जिससे किसी वक्त या जगह का इल्म हो। मसलन या मिसाल के तौर पर सुबह, दोपहर, शाम, रात, मैदान, स्कूल वगैरह। यानी कि इसमें ज़र्फ़ आपको क्या बताता है, किसी जगह के नाम के बारे में या वक्त है ना, जैसे सुबह दिन भर में 4-5 पहर है, उन तमाम के नाम, रात दिन, उसके बाद जाकर के मैदान, स्कूल, घर, समझ रहे हैं, स्कूल, मैखाना, दवाखाना, शिफाखाना वगैरह।
तो ये तमाम क्या होगा, इसमें ज़र्फ़, यानी कि कोई भी जगह का जो नाम होगा उसका जो इल्म होगा आपको इसमें ज़र्फ़ में होगा। ठीक है, यानी कि अभी आप बोलेंगे कि ये सुबह का वक्त है, तो ये जो सुबह का जो लफ्ज़ होगा ये आपको इसमें ज़र्फ़ में पता चलता है। ये आप कहेंगे कि ये जो सुबह का लफ्ज़ है वो क्या है, इसमें ज़र्फ़ है। समझें? तो इसमें नकरा में से आप दो सीखे हैं अभी, इसमें ज़ात और इसमें ज़र्फ़। अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें आला के बारे में। इसमें आला, तो उसमें आपको लिखना है कि इसमें आला से मुराद वो नाम है जिससे किसी हथियार या औजार के नाम का इल्म हो, यानी कि जैसे चाकू, ये क्या है, इसमें आला है। कुल्हाड़ी, ये भी इसमें आला है। तलवार, बंदूक वगैरह सब इसमें आला है। अच्छा, बंदूक क्या है, वही इसमें नकरा है। इसमें नकरा में से इसमें आला क्यों है, क्योंकि ये सब कॉमन नाउन है, लेकिन कैटेगराइज कर दिया गया है कि अगर हथियारों का नाम है तो इसमें आला होगा, जगह या वक्त का नाम है तो इसमें ज़र्फ़ होगा, अगर वो किसी जानदार का जो शय है या जानदार है उसका अगर इल्म होता तो वो इसमें ज़ात है। तो इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए। तो इसमें आला में हथियारों के बारे में जानते हैं हम लोग। इसमें सौत क्या है, इसमें सौत से मुराद वो नाम है जिससे किसी जानदार या गैर जानदार की आवाज़ का इल्म हो। मसलन मिसाल के तौर पर हवा की साएँ साएँ, शेर की दहाड़, घंटे की टन-टन। तो जैसे टन-टन है, घंटा बजाते तो टन-टन की आवाज़ आती है, दरवाज़ा खोलते तो करर-करर की आवाज़ आती है। उसके बाद जैसे मच्छर भिन-भिन भिन-भिन, समझ रहे हैं? तो ये जो एक आवाज़ है ना जानदारों की या गैर जानदारों की, वो इसमें सौत में है। ठीक है, वो सब इसमें सौत है। उसके बाद इसमें मुकब्बर। अब देखिए इसमें मुकब्बर क्या है, इसमें मुकब्बर से मुराद वो नाम है जिससे किसी इस्म के बड़ा होने का इल्म हो, यानी कि जो उसकी असली हालत है उससे अगर वो बड़ा ज़ाहिर करे तो वो इसमें मुकब्बर है। ये आपके इम्तिहान में वैसे ज़्यादा नहीं आता है, इसमें मुकब्बर इसमें मुसग्गर, लेकिन मैं इल्म के लिए बता दे रहा हूँ। इसमें सौत तक बहुत इम्तिहान में आता है, लेकिन ये दोनों नहीं। जैसे मसलन किताब, बाग, बतंगड़, ठीक है, पगड़, ये सब मुकब्बर है क्योंकि इसम की जो असली हालत है इससे बरकपन ज़ाहिर होता है। अब इसमें मुसग्गर देखिए, मुकब्बर को तकबीर और मुसग्गर को तस्गीर भी कहते हैं। इसमें मुसग्गर से मुराद वो नाम है जिससे किसी इसम के छोटे होने का इल्म हो। जैसे किताबचा, किताब बड़ापन जाहिर कर लफ्ज़ से, और किताबचा मतलब छोटी सी किताब को किताबचा। अगर कोई बाग छोटा है तो उसको बागीचा बोलते हैं हम लोग। बात अगर छोटी बात है, जैसे आप झगड़ा में देखते हैं ना कि बोलते बात का बतंगर मत बनाओ, यानी छोटी बात को बड़ी बात मत बनाओ। पगड़ी छोटी है ये, तो ये इसमें मुसग्गर है। आपके इम्तिहान के हवाले से इसमें सौत तक इम्पॉर्टेंट है, इसमें मुकब्बर मुसग्गर नहीं आता है। अगले स्लाइड को देखिए, इसमें जामिद। अब ये अब तक हम लोग जो देखे हैं वो मानी के एतबार से देख रहे थे कि मानी के एतबार से दो किस्में हैं इसम की, इसमें मारफा, इसमें नकरा। फिर इसमें मारफा की 4 किस्में हैं जिसमें से एक है इसमें अलम। फिर इसमें अलम की 5 किस्में हैं, वो देख चुके हैं। इसमें नकरा, फिर इसमें नकरा की हम लोग 5-6 किस्मों को देखें। तो इसमें मानी के एतबार से जो इसम की जितनी भी किस्में थी वो ख़त्म। अब हम लोग देखते हैं बनावट के एतबार से, ठीक है। तो बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं, 3 किस्में हैं। इसमें जामिद, इसमें मस्दर, इसमें मुश्तक। अब देखिए जामिद और मस्दर मुश्तक बहुत आता है, इससे अच्छे से याद कर लीजिए। अगर जामिद आता है तो क्या लिखना है आपको, इसमें जामिद से मुराद, अच्छा किए हो गया से होगा, इसमें जामिद से मुराद वो इस्म है जो ना तो ख़ुद किसी इस्म से बना हो और ना कोई इस्म उससे बन सके। मिसाल के तौर पर, यानी कि ऐसा लफ्ज़ जिसका रूट ना हो, यानी कि वो किसी से बना भी ना हो और ना ही उसे कोई बना सके कोई दूसरा लफ्ज़, समझें। जैसे मेज़, तो मेज़ से दूसरा लफ्ज़ नहीं बन सकता। कुर्सी, कुर्सी ना किसी से बना ना बन सकता है। पेंसिल, किताब, समझ रहे हैं। तो ये सब क्या है, वो लफ्ज़ है जो जामिद है, साकिन है, मतलब समझ जाइए ठहर गया है, इससे कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं बनेगा, ना ही किसी से बना ही है। तो जामिद का मतलब ये होता है ठहर जाना। तो ये सब वो लफ्ज़ है जो ठहर गया है। अब इसमें मस्दर देखिए कि इसमें मस्दर से मुराद वो इसमें जो तो ख़ुद किसी से, किसी इस्म से, यानी इस्म से मुराद लफ्ज़ है यहाँ पे, किसी इस्म से ना बना हो मगर उससे बहुत से अल्फाज बनाए जाते हैं। जामिद न किसी से बना है ना उससे बनता है। इसमें मस्दर क्या है कि वो किसी से नहीं बना है मगर उससे बनाए जाते हैं। जैसे रोना, ठीक है, जागना, खाना पीना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, भागना, इन तमाम लफ्ज़ों से बहुत से लफ्ज़ बनते हैं। जैसे रोना से रोया, समझ रहे ना, रोया से रोना, रोना से रोया हो गया। उसके बाद रोएगा हो गया, समझ रहे ना, तो बदल गया, रोना बदल के रोया बन गया, रोएगा बन गया। तो ये वो लफ्ज़ है जिससे दूसरे लफ्ज़ बनाए जाते हैं। जागना से जागा या जागेगा या जागता है, बात समझ में आ रही है। पढ़ेगा,
पढ़ता है, पढ़ रहा है, तो ये वो लफ्ज़ है जो किसी से तो नहीं बना, लेकिन इससे लफ्ज़ बनाए जाते हैं। मेरे ख्याल से ये आप समझ गए होंगे। तो ये जो अल्फाज लिखे गए हैं ये इसमें मस्दर की मिसाल है। तो इसमें जामिद वो लफ्ज़ जो किसी से ना बना हो, ना इससे कोई लफ्ज़ बने। मस्दर जो किसी से तो ना बना हो लेकिन उससे लफ्ज़ बने। समझ गए। अब मुश्तक को देखिए। मुश्तक से मुराद वह इसम है जो मस्दर से बना हो। ठीक है। मसलन लिखने से लिखने वाला, उसके बाद है लिखा हुआ, लिखाई, लिखना, लिखाई, लिखना से मुश्तक हैं। यानी कि जो लिखना लफ्ज़ है वो मस्दर है। क्या है वो? इसमें मस्दर। लेकिन उससे कौन कौन सा लफ्ज़ बना? जैसे लिखाई बना, लिखा हुआ बना, लिखने वाला बना, लिखा बनेगा, लिखेगा बनेगा। ये सब जो लफ्ज़ बन रहे हैं वो किससे बन रहे हैं? वो लिखना से बन रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो मस्दर से जो दूसरे लफ्ज़ निकलते हैं ना, मस्दर जो लफ्ज़ होता है उससे जो दूसरे लफ्ज़ बनाए जाते हैं मानी के एतबार से, तो वही इसमें मुश्तक कहलाता है। ठीक है। तो जामिद वो लफ्ज़ जो किसी से ना बना हो, ना उससे कोई लफ्ज़ बने। मस्दर जो खुद तो किसी से ना बना हो लेकिन उससे कोई बने, और मस्दर से जो बनता है वही मुश्तक है। यानी कि जो मुश्तक होता है वो मस्दर से बना होता है। बात समझ में आ गई? तो ये जामिद, मस्दर, मुश्तक हो गया। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अगले स्लाइड को देखिए। अब ज़मीर में आते हैं। इसम हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है। चूँकि मैंने बताया था कि जिन्स और तादाद के हिसाब से आता नहीं है, इसलिए उसको नहीं पढ़ेंगे अभी हम लोगों ने। इसमें मारफा उसकी एक किस्में, इसमें नकरा उसकी एक किस्में, उसके बाद बनावट के एतबार से जामिद, मस्दर, मुश्तक को हम लोग देखा, मुश्तक को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग ज़मीर को देखते हैं। ठीक है। ज़मीर को अंग्रेज़ी में प्रोनाउन कहते हैं, हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। यानी कि वो नाम जो कि नाम के इस नाम की जगह पे इस्तेमाल हो। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ज़मीर आ जाए तो आपको तारीफ़ क्या लिखनी है? ज़मीर से मुराद वो अल्फाज होते हैं जो इस्म के कायम मकाम पर इस्तेमाल होते हैं। मसलन वो, मैं, उस या इस, मुझ और तुझ वगैरह। यानी कि अब आप समझिए, मैं ज़मीर को समझा दूँ। जैसे आपको 3 जुमला बोलना है। ठीक है। और आप अगर इस तरह बोलें कि राम एक अच्छा लड़का है, राम स्कूल जाता है, राम सुबह को उठता है। तीनों जुमले में जब आप राम बोल रहे हैं, इस्म इस्म इस्म, तो ये बहुत वाहियात होता है। ग्रामर की रूप से तीनों जुमला गलत हो जाएगा। आपको लिखना इस तरह होगा कि राम एक अच्छा लड़का है, वो स्कूल जाता है, वो सुबह सवेरे उठता है। यानी राम के लिए दूसरे जुमले में उसी जगह पे क्या इस्तेमाल किया? आप ज़मीर इस्तेमाल किए। और आप जैसे वो राम का ज़मीर क्या बनेगा? वो बनेगा, तो आप वो लिखें। तो यही है कायम मकाम। यानी कि जहाँ पे एक पैराग्राफ के लिए जब पहला जुमला में जहाँ इसमें इस्तेमाल हुआ है उसी जगह पे आप ज़मीर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो हर जुमले में एक ही इसम नाम को दोहराने से अच्छा नहीं लगता, उसके लिए ज़मीर इस्तेमाल करते हैं हम लोग, प्रोनाउन। अब ज़मीर की किस्में हैं जो इम्तिहान में पूछे जाते हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। ज़मीर शख्सी, इसको ज़मीर ज़ाती भी कहते हैं। उसके बाद ज़मीर इशारा, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफ़हामिया और ज़मीर तनकीर। तो ज़मीर इशारा और मौसूला बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये तमाम को आप याद रखिए। चलिए, ज़मीर शख्सी की तारीफ़ देखिए कि ज़मीर शख्सी से मुराद, यहाँ पे एक या इजाफा है, काट दीजिएगा। ज़मीर शख्सी से मुराद वो ज़मीर है जो सिर्फ़ अशख़ास, शख्स की जमा क्या? अशख़ास, जो सिर्फ़ अशख़ास के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी कि वो ज़मीर जो लोगों के नाम के लिए, इंसानों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो ज़मीर शख्सी है। जैसे मैं, वो इंसान के लिए ना, वो, तुम, तू, ये सब क्या है? ज़मीर शख्सी है। मेरा, मेरी, तेरा, तेरी वगैरह। ठीक है ना? तो ये सब ज़मीर शख्सी है क्योंकि ये वो ज़मीर जो इंसान को ज़ाहिर करता है। ज़मीर इशारा देखिए, ज़मीर इशारा से मुराद वो ज़मीर है जो गुफ्तगू में किसी चीज़ की जानिब, खा वो नज़दीक हो या दूर हो, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन ये कलम, वो किताब वगैरह, ऐसा और जैसा वगैरह। ठीक है ना? यानी कि जैसे लफ्ज़ ये जो है या वो जो है, जब हम लोग इशारा करते हैं, जैसे मान लीजिए आप बैठे हुए हैं और आपको कलम लेना है किसी से, तो आप क्या बोलते हैं? वो लाल कलम दे दो। तो वो जो इशारा किए, वो जिसके लिए अंग्रेज़ी में डैट और दिस आता है। ठीक है ना? दिस और डैट आता है। तो ये जो चीज़ें हैं वही ज़मीर इशारा है, ये, वो, ऐसा। अब आप बोलेंगे कि वहाँ पे तो वो है, लेकिन वो लफ्ज़ जो है ज़मीर शख्सी में वो इंसान को ज़ाहिर करता है,
और ज़मीर इशारा में वो जो है दूर की चीज़ों को ज़ाहिर करता है, ठीक है ना। जब हम लोग ये का इस्तेमाल करते हैं, ये कलम तो नज़दीक है और वो कलम तो वो दूर हो जाता है। अब जो है ज़मीर मौसूला ये इम्तिहान में आता नहीं है और ज़मीर तनकीर भी, तो इसे नज़रअंदाज किया जाता है क्योंकि वीडियो बहुत तवील हो रही है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ज़मीर इस्तफ़ामिया ये भी नहीं पूछा जाता है, ज़मीर तनकीर वगैरह इसको नज़रअंदाज करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं सिफत में, ठीक है। जो इम्तिहान में आता है वो मैं पढ़ा दे रहा हूँ, तो बाकी जो चीज़ें वो आप खुद देख करके समझ जाएंगे। तो सिफत की तारीफ़ क्या है वो समझिएगा। सिफत आ जाए तो सिफत से मुराद वो लफ्ज़ है जो इस्म की हालत, कैफियत, खूबी, खामी को ज़ाहिर करता है। अंग्रेज़ी में इसे एडजेक्टिव कहते हैं। चंद मिसालें मुंदरजा झेल हैं। यानी कि सिफत क्या है, वो कोई जो नाम है, कोई जानदार है, चीज़ है, जो भी है, उसकी जो खूबी या ख़राबी है, उसकी जो हालत या कैफियत है, रंग है, उन तमाम चीज़ों को जिस लफ्ज़ से ज़ाहिर किया जाता है वो लफ्ज़ सिफत कहलाता है, ठीक है ना। जैसे अगर कहते हैं कि राम ज़हीन है तो पता चलता है कि एक लफ्ज़ आया ज़हीन, इससे पता चलेगा कि राम कैसा लड़का है, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि हामिद बहुत तेज़ है तो हमको पता चलता है कि हामिद की जो सलाहियत है वो कैसी है, तेज़ है, ठीक है ना। अगर कहते हैं कि घोड़ा तेज़ दौड़ता है तो घोड़ा किस अंदाज में, किस रफ्तार में दौड़ता है, ये लफ्ज़ तेज़ ज़ाहिर कर देता है। अगर हम कहते हैं कि रसगुल्ला मीठा है तो रसगुल्ला की जो कैफियत है वो क्या है, वो मीठा है। समझ में आ रही बात। तो ये वो अल्फाज होते हैं जो इस्म की खूबी या खामी या हालत या कैफियत को ज़ाहिर करते हैं। यह है सिफत की तारीफ़। आइए आगे बढ़ते हैं। अब है सिफत की किस्में, ठीक है। सिफत ज़ाती, सिफत नुस्बती, सिफत अददी, सिफत मिक़दारी, सिफत ज़मीरी। इसमें से दो तो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, जैसे सिफत नुस्बती और सिफत मिक़दारी, ठीक है। तो हम लोग इसको फटाफट समझ जाते हैं। जैसे सिफत ज़ाती क्या है, तो सिफत ज़ाती से मुराद वो सिफ़ात हैं जिनसे किसी इस्म की हालत, कैफियत, खूबी या खामी वगैरह का इल्म हो। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, ताजमहल एक खूबसूरत इमारत है, उसके बाद राहुल एक ज़हीन लड़का है। तो इन मिसालों में खूबसूरत और ज़हीन जो है ये क्या है, सिफत ज़ाती है। अब सिफत नुस्बती क्या है वो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे आप याद रखिएगा। सिफत ज़ाती से मुराद वो सिफ़ात हैं या वो अल्फाज हैं, आप अल्फाज भी लिख सकते हैं यहाँ पे, सिफत की जमा सिफ़ात है, तो वो अल्फाज हैं जिनसे किसी इस्म का किसी शख्स, चीज़ या जगह वगैरह से ताल्लुक़ या निस्बत ज़ाहिर हो। यानी कि एक का दूसरी जगह से, एक इस्म का दूसरी इस्म से एक ताल्लुक़ ज़ाहिर होता है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर देखिए, दाग दहलवी एक मशहूर शायर हैं। तो दाग एक इस्म है, शायर का नाम है, और दहलवी ये भी क्या है, इसमें दहली। तो दाग को हम लोग दहली से क्या किया, ताल्लुक़ ज़ाहिर कर रहे हैं, दाग दहलवी। उसे राहत इंदौरी, राहत का ताल्लुक़ कहाँ से, इंदौर से, इसलिए राहत इंदौरी। उसी तरह से कश्मीरी सेब बहुत मशहूर है, तो कश्मीरी सेब, सेब का ताल्लुक़ कहाँ से, कश्मीर से है। तो इन मिसालों में दाग दहलवी, राहत इंदौरी, कश्मीरी सेब सिफत नुस्बती है। आप हमेशा बोलते हैं, बहुत से नाम बोलते हैं, जैसे कभी एक सियासतदान है ना, इमरान प्रतापगढ़ी, तो उसका घर प्रतापगढ़ है इसलिए इमरान प्रतापगढ़ी। अगर आप बोलते हैं ढाका का मलमल, तो ढाका में जो मलमल है वो बहुत उम्दा है इसलिए ढाका का मलमल। बंगाल का रसगुल्ला, हैदराबादी बिरयानी। तो एक इस्म को जब हम लोग दूसरे इस्म से याय वगैरह बढ़ा करके जब हम लोग जोड़ते हैं तो ये सिफत नुस्बती है। इसे अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। सिफत अददी की तारीफ़, ठीक है। तो सिफत अददी से मुराद वो अल्फाज हैं जिनसे किसी इस्म की तादाद या दर्जे का इल्म हो, ठीक है। अददी में क्या इल्म होगा, किसी इस्म के बारे में, तादाद के बारे में, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए शबनम के पास 10 रुपये हैं, तो जो कितने पैसे हैं उसके पास, इसका इल्म किस 10 लफ्ज़ से हो रहा है, 10 रुपये। या राहुल पहली जमात में पढ़ता है, तो वो किस जमात में पढ़ता है उसका इल्म हो रहा है, पहली लफ्ज़ से, ठीक है ना। तो इन मिसालों में 10 और पहली सिफत अददी है। आपको इसी तरह लिखना है एकदम हू बहू, ठीक है। इंशाल्लाह 2.5 मार्क्स इसी में मिलेंगे। आपको ये नहीं सोचना है कि 2.5 नंबर है तो आपको 1 2 जुमला 3 जुमला नहीं, आपको जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही लिखना है, मार्क्स उसी में मिलेंगे, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं हर जुमले को एक ही अंदाज से लिख रहा हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो, बस कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब देखिए सिफत मिक़दारी, ये कई बार पूछा गया, इसे देखिए। सिफत मिक़दारी से मुराद वो अल्फाज जिनसे किसी इस्म की मिक़दार का इल्म हो। देखिए तादाद को आप गिनते हैं लेकिन मिक़दार को आप गिन नहीं सकते, तौल सकते हैं, बस दोनों में यही फ़र्क है। तो मिक़दारी नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि मिक़दार का इल्म हो, ठीक है ना। वज़न, जैसे हमारी गाय 1 लीटर दूध देती है तो दूध को आप गिनते तो नहीं है ना, वज़न करते हैं। 1.25 सेर गेहूँ, प्रेमचंद की कहानी है, तो 1.25 सेर गेहूँ को आप गिन के थोड़ी लेते हैं, तौल के लेते हैं किलो पे।
राहुल मेरे लिए 5 किलो आम लाया। आम भी गिन के नहीं लेते, आप खरीद किलो पे लेते हैं। तो इन मिसालों में 1 लीटर, सवा सेर और 5 किलो सिफत मिकदारी है। बात समझ आ रही है? यानी जो भी चीज़ें आप तौल के लेते हैं वो मिकदारी है, और जो भी गिन के लेते हैं वो आददी है। ठीक है। उसके बाद देखिए सिफत ज़मीरी की तारीफ, ये पूछा नहीं जाता इसलिए नज़रअंदाज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फ़ेल की तारीफ, हम लोग अब तक इस्म, ज़मीर, सिफत को पढ़ चुके हैं, अब फ़ेल को पढ़ते हैं। फ़ेल से बहुत सवाल अक्सर पूछा गया है, फ़ेल को बहुत इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़िए। फ़ेल से मुराद, फ़ेल अगर आ जाए सिर्फ फ़ेल तो उसकी तारीफ क्या है? फ़ेल से मुराद वो लफ्ज़ है जिससे किसी काम का होना या करना ज़ाहिर हो। इसे अंग्रेज़ी में वर्ब कहते हैं। चंद मिसालें मुंदरजा झेल हैं। यानी कि काम, जिस लफ्ज़ से आपको पता चले कि काम हो रहा है या क्या जा रहा है, वही फ़ेल है। जैसे अगर मैं बताऊं कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो इस जुमले में काम हो रहा है पढ़ाने का, ठीक है ना, आपको इसका इल्म हो रहा है पढ़ाने का लफ्ज़ से। आप बोलेंगे मैं पढ़ रहा हूं, तो पढ़ना से आपको इल्म हो रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। तो किसी काम के होने या करने का जो इल्म होगा वो किस लफ्ज़ से होगा? फ़ेल से होगा। अब फ़ेल की किस्में देखिए। अच्छा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हामिद बाज़ार जाता है, तो हामिद का यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। वो ख़त लिख रहा है, यहाँ पे ख़त लिखने का काम हो रहा है। शबनम रोटी खा रही है, यहाँ पे खाने का काम हो रहा है। तो इन मिसालों में जाता है, लिख रहा है और खा रही है फ़ेल है। ठीक, एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए फ़ेल की किस्मों के बारे में। तो मफ़ूल के एतबार से, कहीं पे मानी के एतबार से भी लिखा रहता है। तो मफ़ूल के एतबार से फ़ेल की 2 किस्में हैं, फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतअदी। इम्तिहान के हवाले से ये VVI है, इसे आप नोट कर लीजिए। क्या है ये? VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद फ़ाइल के एतबार से फ़ेल मारूफ, फ़ेल मजहूल, और ज़माना के एतबार से। तो हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो ख़ास तौर से मफ़ूल के एतबार से, फ़ाइल के एतबार से। ज़माना के एतबार से सिर्फ एक बार पूछा गया ज़माना हाल के बारे में, तो वो हम लोग देखेंगे आगे। अभी तो हम लोग आइए फ़ेल की किस्मों के बारे में जानते हैं आगे। फ़ेल लाजिम, तो फ़ेल लाजिम अगर आ जाए तो उसकी तारीफ़ क्या लिखेंगे आप? फ़ेल लाजिम की तारीफ़ लिखेंगे, फ़ेल लाजिम से मुराद वो फ़ेल है जो सिर्फ फ़ाइल के साथ मिलकर जुमला मुकम्मल कर दे। चंद मिसालें मुंदरजा झेल हैं। हामिद गया, वो लिखा, शबनम खाई, आमिर सोया। इन मिसालों में गया, लिखा, खाई और सोया फ़ेल लाजिम है। यानी कि फ़ेल, इस फ़ेल के लिए मफ़ूल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। जैसे हम लोगों के जुमले का स्ट्रक्चर क्या है? फ़ाइल, फ़ेल, मफ़ूल। तो फ़ेल लाजिम के लिए मफ़ूल की ज़रूरत नहीं है। जो फ़ाइल और फ़ेल मिल करके काम कर दे वही फ़ेल लाजिम है। ठीक है ना। क्या बोल रहा है? देखिए फ़ेल लाजिम से मुराद वो फ़ेल है जो सिर्फ फ़ाइल के साथ मिलकर, मफ़ूल की ज़रूरत नहीं है इसे। ठीक है ना। जैसे कि हामिद गया, तो ये जुमला हो रहा है, हामिद गया, वो लिखा। ठीक है ना। तो यहाँ पे बात बन रही है। अब फ़ेल मुतअद्दी को देखिए। फ़ेल मुतअद्दी से मुराद वो फ़ेल है जो फ़ाइल और मफ़ूल के साथ मिलकर जुमला मुकम्मल करता है। ठीक है ना। फ़ेल लाजिम के लिए मफ़ूल ज़रूरी नहीं है, और फ़ेल मुतअद्दी में फ़ाइल भी होता है और मफ़ूल भी होता है। फ़ेल लाजिम में सिर्फ फ़ाइल और फ़ेल होता है। फ़ेल मुतअद्दी में फ़ाइल भी, फ़ेल भी और मफ़ूल भी। फ़ाइल के मानी सब्जेक्ट, और फ़ेल के माने वर्ब, और मफ़ूल के माने ऑब्जेक्ट। तो फ़ेल मुतअद्दी में तीनों है। यानी कि अगर किसी जुमले में सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है तो उसमें जो वर्ब होगा वो फ़ेल मुतअद्दी कहलाएगा। फ़ाइल भी है और मफ़ूल भी, तो उसमें जो फ़ेल है वो फ़ेल मुतअद्दी कहलाएगा। ठीक है ना। तारीफ़ देखिए, फ़ेल मुतअद्दी से मुराद वो फ़ेल है जो फ़ाइल और मफ़ूल के साथ मिलकर जुमला मुकम्मल करता है। चंद मिसालें देखिए। हामिद बाज़ार गया, ठीक है ना, उसने ख़त लिखा। शबनम ने रोटी खाई, आमिर पलंग पर सो गया। इन मिसालों में गया, लिखा, खाया, सोया फ़ेल लाजिम है। यानी कि इनमें जो है मफ़ूल का भी इस्तेमाल हुआ है, तो जाके ये फ़ेल क्या हो जाएगा? अब फ़ेल मुतअद्दी हो जाएगा। तो अगर आपके इम्तिहान में आता है तो आपको इस तरह लिखना है। अब फ़ेल मारूफ देखिए। तो फ़ेल मारूफ से मुराद वो फ़ेल है जिसका जुमले में फ़ाइल मालूम हो। यानी कि अगर सेंटेंस में ये पता चल जाए कि फ़ेल कौन अंजाम दे रहा है, काम कौन अंजाम दे रहा है, यानी सब्जेक्ट कौन है, तो वो फ़ेल क्या कहलाएगा? फ़ेल मारूफ, यानी कि मालूम है वो। जैसे देखिए हामिद स्कूल जाता है, तो स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है? हामिद। तो आपको पता चल रहा है कि हामिद है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो जाना जाता है लफ्ज़ है वो क्या हो जाएगा? फ़ेल मारूफ। राहुल ने ख़त लिखा, तो ख़त लिखने का काम कौन कर रहा है? तो राहुल कर रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाज़ेह है, शबनम रोटी खाई, शबनम यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो इन मिसालों में फिर गया, लिखा, खाई और सोया फ़ेल लाजिम है। अच्छा फ़ेल लाजिम नहीं है, यहाँ पे फ़ेल मारूफ होगा। ठीक है ना। तो ये सब क्या है? फ़ेल मारूफ है। बात समझ में आ रही है?
यानी कि फ़ेल लाजिम के लिए मफ़ूल की ज़रूरत नहीं, फ़ेल मुतअद्दी में फ़ाइल भी है और मफ़ूल भी है। और फ़ेल मारूफ़ में क्या है, सब्जेक्ट मालूम होता है कि सब्जेक्ट कौन है। अब हम लोग आगे देखते हैं फ़ेल मजहूल को। तो फ़ेल मजहूल में क्या है कि फ़ेल मजहूल से मुराद वो फ़ेल है जिसका जुमले में फ़ाइल ना मालूम हो। मारूफ़ में क्या था कि सब्जेक्ट पता था कि सब्जेक्ट कौन है, काम कौन कर रहा है, और मजहूल में ये आपको पता नहीं होगा कि काम कौन कर रहा है। मिसाल देखिए, नमाज पढ़ी जाती है, भाई नमाज पढ़ी जाती है जुमला तो है, लेकिन नमाज कौन पढ़ रहा है सब्जेक्ट पता नहीं है आपको। आम खाया गया, आम किसके जरिए खाया गया ये पता नहीं है आपको। किताब लाई गई, कौन किताब लाया। इन जुमलों में पढ़ी जाती है, खाया गया और लाई गई फ़ेल मजहूल है। बात समझ आ रही है। इसमें सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट गायब है, महजूफ है। और मारूफ जो फ़ेल होता है उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट वाज़े रहता है। तो इन दोनों में यही फ़र्क है, मारूफ में सब्जेक्ट रहता है जुमले में और मजहूल में नहीं रहता है, होता तो है लेकिन गायब रहता है। अब देखिए ये ज़माने के एतबार से फ़ेल हाल को जान लीजिए, क्योंकि ये आया था मुख्तसर में। फ़ेल हाल क्या है, फ़ेल हाल से मुराद वो फ़ेल है जिससे किसी काम का मौजूदा ज़माने में होने का इल्म हो। जिससे साहिर नमाज पढ़ता है आ रहा है ना, तो वो फ़ेल हाल है। अब माजी क्या, जिसमें था हो। फ़ेल माजी से मुराद वो फ़ेल है जिससे काम का गुजरे हुए ज़माने में हो, जिससे साहिर नमाज पढ़ता था। बात समझ में आ रही है। आगे देखिए अब फ़ेल मुस्तकबिल। तो फ़ेल मुस्तकबिल क्या है, जिसमें फ़ेल जो है यानी काम जो वो माजी मुस्तकबिल में होगा, जैसे साहिर नमाज पढ़ेगा। तो ये सब क्या है, फ़ेल मुस्तकबिल। तो आपके इम्तिहान में ज़माने के एतबार से जो है वो सिर्फ एक आया था फ़ेल हाल, तो उससे आप एक बार देख लें। बहरहाल अब एक हरफ निदा है, जो हर्फ है उसमें हरफ निदा आपसे बहुत ज़्यादा पूछा गया है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हरफ निदा क्या है। ये फ़ेल से अलग है। हरफ निदा क्या है, देखिए हरफ निदा वो हरूफ हैं जो किसी को पुकारने या आवाज़ देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। हरफ निदा पुकारने के लिए, निदा के माने ही आवाज़, बुलाने वाली आवाज़। तो हरफ निदा के बाद अलामत निदा, ये जो जिसको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं इंग्लिश में, वो है हर अलामत निदा या अलामत फ़ज़ाइया भी कहते हैं, भी लगाई जाती है। इसकी चंद मिसालें देखिए, जैसे अरे तुमने इसे क्यों मारा। तो यहाँ पे जो अरे है वो मुखातिब करने के लिए है। अबे अपने औकात में रहो, अजी सुनते हो, ओ मुझसे दूर रहो। ये जो जुमलों में अरे, अबे, अजी और ओ हरफ निदा है। बात समझ में आ रही है। ये वो है जो किसी को बुलाने या पुकारने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जुमले में रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं। ये हरफ निदा है और ये आपके इम्तिहान के लिए VVI है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे इस्तिलाही हुरूफ। ये VVI है, ये पाँचों, इसे आपको याद करना ही करना है किसी भी सूरत में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस्तिलाही हुरूफ, इस्तिलाही हुरूफ कितने हैं, 5 हैं। अलीफ है, नून है, वाव है, हाई और याई है। तो अब अलीफ की किस्में जान लेते हैं। अलीफ की 2 किस्में हैं, अलीफ ममदूदा, अलीफ मकसूरा। आपके इम्तिहान में ममदूदा मकसूरा अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसे देखिए। अगर आपके इम्तिहान में अलीफ ममदूदा आ जाए तो क्या करेंगे तारीफ़ में। अलीफ ममदूदा उस अलीफ को कहते हैं जिसकी आवाज़ खींच कर निकलती है, तवील निकलती है और इस पर मद लगा रहता है। जैसे मिसाल देखिए, आप, आग, आज, आहट, आतिश, आमद वगैरह। तो ये तमाम इनमें जो अलीफ है वो क्या है, वो अलीफ ममदूदा है। मकसूरा क्या है, यानी कि जिसकी आवाज़ मुख्तसर हो, जैसे खींच कर नहीं निकलती, जैसे अब, असर, अकबर, अनीस, अमीर वगैरह। इनमें जो अलीफ है इसकी आवाज़ को आप खींच कर नहीं निकालते हैं, तो इसलिए अलीफ मकसूरा है। ममदूदा यानी कि जिसमें मद हो और मकसूरा जिसमें मद ना हो, सिंपल में आप जान जाइए। अब उसके बाद देखिए नून की किस्में। तो नून की 2 किस्में हैं, नून ज़ाहिर और नून गुन्ना। तो नून ज़ाहिर की तारीफ़ क्या, उसे देखिए। नून ज़ाहिर उस नून को कहते हैं जिसकी मुकम्मल आवाज़ निकलती है, जैसे कि आप कब्रिस्तान, अमन, चमन, शान, कुर्बान, अरमान वगैरह। इसमें नून की आवाज़ मुकम्मल है, समझ में आ रही है। देखिए अगले में इसको स्लाइड को कि नून गुन्ना क्या है। तो नून गुन्ना वो है जिसकी आवाज़ मुकम्मल नहीं निकलती है, नाक से निकलती है। जैसे सांप, हम लोग सानप नहीं बोलते हैं, सांप नहीं बोलते हैं, सांप बोलते हैं। जहाँ, तो हल्की सी नून से एक आवाज़ आपको महसूस होगी कि नून से निकल रही है आवाज़, नाक से। जहाँ, कहाँ, जंगल, मंगल वगैरह। समझाने के लिए मैं बता दूं, जब नून गुन्ना जुमले लफ्ज़ के आखिर में इस्तेमाल होता है तो नून का नुक्ता नहीं आता है, लेकिन जब आप बीच में इस्तेमाल करेंगे तो उसमें नून का नुक्ता लग जाएगा, ठीक है ना। हल्की आवाज़ निकलती है नून की इससे। अब वाव की किस्मों को हम लोग देखते हैं। वाव की 3 किस्में हैं, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला।
वाव मारूफ की तारीफ देखिए कि वाव मारूफ क्या है, इम्तिहान में आता है। तो वाव मारूफ उस वाव को कहते हैं जिसके पहले हरूफ पर हर्फ पर पेश होता है और उसे खींच कर पढ़ा जाता है, उसकी आवाज़ तवील होती है। ठीक है, मिसाल देखिए, जैसे हूर, मंजूर, कबूल, फूल, धूल, नूर, नजूल, मजबूर, मंजूम, लूट, जूता वगैरह। इन तमाम में जो वाव है उसकी आवाज़ खींच कर है। ठीक है ना, जैसे मंजूर, जूर टना, मंजूर नहीं बोल सकते हम लोग। इसी तरह अब वाव मजहूल देखिए जिसकी आवाज़ खींच कर ना निकले, सिंपल सी बात है, मारूफ में खींच के निकलेगी और मजहूल में खींच कर नहीं निकलेगी इसे। और पेश तो होगा लेकिन उसकी आवाज़, अंग्रेज़ी में जो ओ है, हिंदी में ओ की मात्रा है ना, उसकी आवाज़ है। जैसे शोर, ढोल, खोल, चोट, नोट, डोर, मोटा, छोटा, जोर, रोज़, गोल वगैरह। तो इसके बाद ऊ की नहीं होती, ओ की आवाज़ होती है मजहूल की। ठीक है ना, जहाँ पे भी जैसे मान लीजिए एक लफ्ज़ आप बोल रहे हैं क्या कि नोट, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे जो वाव है वो क्या है, वाव मजहूल है। अगर आप बोलते हैं क्या कबूल, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे जो वाव है वो वाव मारूफ है। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले स्लाइड को देखिए, वाव मादूला। तो वाव मादूला आने से क्या है कि वाव मादूला उस वाव को कहते हैं जिसे लिखा तो जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता है। मिसाल के तौर पर देखिए, ख्वाब, ख्वाहिश, खूबसूरत, खामखा वगैरह। यानी कि इसको ख्वाब नहीं पढ़ सकते हम लोग। ठीक है ना, वो ख्वाब है। खे वाव अलिफ बे, तो वहाँ पे वाव को अगर आप हटा दे तो कैसे होगा, खे अलिफ ज़बर खा बे, ख्वाब। उसी तरह ख्वाहिश, खूबसूरत, इसको खूबसूरत नहीं बोलते हम लोग, खूबसूरत बोलते हैं। ठीक है ना, सिंपल सी बात आप जान जाइए, अगर खे के बाद वाव है तो ज़्यादातर 99% टाइम में वो वाव मादूला है, जिससे सिर्फ एक जगह मेरे ख्याल से ख़वातीन में वाव जो है वो वाव मादूला नहीं है, उसके अलावा हर जगह क्या है, वो मादूला ही है। ठीक है, अब हम लोग हाई की किस्मों को देखते हैं। नाज़रीन, हाई की किस्मों को देखने से पहले गुजारिश है कि अगर वीडियो को आप अभी तक लाइक नहीं किए तो ज़रूर कीजिए। देखिए गला बचता जा रहा है, लेकिन आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप इम्तिहान में उम्दा नंबरात हासिल कर सकें। तो आप मेरे साथ रहिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और वीडियो को अगर अब तक शेयर नहीं किया तो रोक करके शेयर करके आइए। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वाव मादूला से अगर कोई लफ्ज़ आपको दिखे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब हाई की किस्मों को देखते हैं। तो हाई की दो किस्में हैं, हाई मलफूजी और हाई मख्तफ़ी। मलफूजी देखिए, मलफूजी वो है जिसे पूरी तरह जो तलफ़ुज़ में आए। हाई मलफूजी उस हाई को कहते हैं जो पूरी तरह तलफ़ुज़ में आए, यानी कि जिसकी आवाज़ पूरी तरह से आए। जैसे देखिए, शाह, राह, वाह, माह, जनाजा, बहन, हवश। तो ये हवश बोल दिए, होश। तो ये सब क्या है, इसमें हे की आवाज़ आ रही है। लेकिन हाई मख्तफ़ी क्या है, जिसमें हे तो है लेकिन उसकी आवाज़ क्या आ रही है, अलिफ की आ रही है। जैसे अफसाना, इसको अफसाना नहीं बोल सकते हैं। जैसे रास्ता, जैसे नामा, जैसे रिहाना, सुल्ताना वगैरह। तो इसको आप लोग अफसाना, रास्ता नहीं पढ़ सकते, है तो है लेकिन इसकी आवाज़ अलिफ की है। तो यही हाई मख्तफ़ी है। अगले स्लाइड को देखिए, याय की किस्मों को देखिए। याय की दो किस्में हैं, याय मारूफ, याय मजहूल। देखिए नाम सब चूँकि मारूफ मारूफ है, मजहूल मजहूल है, तो आपको घबराने की ज़रूरत है। जहाँ भी मारूफ है आप समझ जाइए खींच करके है या वो वाज़े है, यही। मजहूल जहाँ पे भी है समझ जाइए कि वो मुख्तसर है या नामालूम है। तो मारूफ क्या है, जिस तरह वाह मारूफ है खींच करके, उसी तरह याय मजहूल भी है खींच करके। याय मारूफ, याय मारूफ में क्या देखिए, याय मारूफ उस याय को कहते हैं जिसके पहले हर्फ पर ज़ेर होती है और आवाज़ खींच कर निकलती है। चंद मिसालें देखिए, गीत, जीत, तीर, भीड़, ज़मीर, नज़ीर, फ़कीर, लकीर, दीन, गरीब, अमीर। इन तमाम में जो याय है वो सब क्या है, याय मारूफ है। क्योंकि आप गित नहीं बोल सकते, गित आपको गीत बोलना है। अब याय मजहूल देखिए, याय मजहूल उस याय को कहते हैं जिसके पहले हर्फ पर ज़ेर तो होती है लेकिन आवाज़ खींचकर नहीं निकलती है। ठीक है ना, जैसे दिलेर, यानी कि जैसे हिंदी में ए है ना, ए की साउंड अंग्रेज़ी में ई से जो साउंड होता है, तो उसी तरह इसमें याय मजहूल है ये। दिलेर, देर, इसको दीर नहीं पढ़ सकते, देर, डेरा, ढेर, जेल, रेल, खेल, लेकिन, मेज़, भेस वगैरह। तो इन तमाम में जो याय है वो याय मजहूल है। इसके अलावा याय मखलूत भी है और हाय मखलूत भी है। तो इन दोनों को मैं नज़रअंदाज कर रहा हूँ क्योंकि वो इम्तिहान में नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नाजरीन, हम लोगों ने ग्रामर का हिस्सा ख़त्म किया जिसमें पूछे जाते हैं इस्म, फ़ेल, ज़मीर, सिफ़त और इस्तिलाही हुरूफ के बारे में। इसको हम लोगों ने इम्तिहान के हवाले से देखा
और बहुत ही मुख्तसर मैंने लिखा ताकि आप याद कर सकें और इम्तिहान में अगर पूछे तो आप उसे लिख सकें और आप उम्दा नंबरात भी हासिल कर सकें। आपको इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैंने जितना बताया उतना आप पढ़ लीजिए। आप देखेंगे कि इससे बाहर नहीं आएगा सवाल, यहीं से सवाल आएगा जो मैंने बताया है, इसीलिए आप इसे पढ़ लीजिए, इंशाल्लाह इसी से हो जाएगा। अब एक हिस्सा रह जाता है, वो है असनाफ़ की तारीफ़, वो मैं इंशाल्लाह आज शाम तक कर दूँगा ताकि आप अपने इम्तिहान को जल्द से जल्द अच्छे से तैयार कर सकें इम्तिहान के हवाले से। और आप इम्तिहान में किस तरह से पेपर अटेंड करेंगे वो भी मैं बता दूँगा अगली वीडियो में। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि कितनी मेहनत लगती है, इसे आप ज़रूर शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, मेरी मेहनत कैसी लगी। और मैं एक बार फिर माज़रत चाहता हूँ, मैं अपने काम में मसरूफ़ रहता हूँ, इसके बावजूद आपके लिए वक्त निकालता हूँ, लेकिन जो ताख़ीर हो जाती है इसके लिए माज़रत, माफ़ कीजिएगा। अब इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।